नमस्ते सभी को। तो पिछले सेशन में हमने शुल्काध्यक्ष का थोड़ा काम देखा था, जिसमें हमने देखा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो कैसे होता है, उन पर किस तरीके से टैक्सिंग, किस तरीके से ड्यूटी लगाने की बात होती है कैसे कस्टम्स चलता है, किस तरीके से जो सामान आता है उसकी जांच होती है, फिर उसमें अलग अलग प्रकार के दंड, क्योंकि कौटिल्य ने ये सारा सोच रखा है कि किस किस तरीके से फ्रॉड डिसेप्शन हो सकता है। तो वो सब के बारे में भी उन्होंने बताया कि अगर ऐसे करोगे तो इस प्रकार का दंड होगा वगैरह वगैरह। ये हमने देखा था। हमने समय को कैसे हम जांचे मापे उसके बारे में हमने देखा था। तो इसके बाद आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा सा एक आध दो के बाद लेते हैं, एंड मैं तब बताऊंगी जब वी गेट टू दैट। तो हम लोग ने 22 चैप्टर्स कर दिए थे। हम 23वें अध्याय पे थे। 23वां अध्याय 190 पेज नंबर, 190 पेज नंबर, जिसका नाम है सूत्राध्यक्ष। तो सूत्राध्यक्ष, सूत्र मतलब धागा। वो है ना, गीता में कहते हैं कि सूत्रे मणि गणाएं, कि जैसे एक सूत्र में मणि है उस समय उसी तरीके से सारे जो जीव जंतु हैं वो कृष्ण के रूप में है। खैर, तो सूत्र मतलब धागा, धागा मतलब कपड़े से उसका लेना देना है। तो सूत्राध्यक्ष वो है जो टेक्सटाइल्स, हम जो टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री कहते हैं ना, उस तरीके से आप समझो इसको, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टेक्सटाइल्स। तो ये जो है सूत्राध्यक्ष, वो उसको जैसे जैसे हमने पहले भी देखा था कि उसको कपड़ों के बारे में, सूत्र के बारे में, अलग अलग प्रकार के, जैसे कापस, कॉटन का हो, सिल्क का हो, वगैरह वगैरह, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। वो सब तो है, परंतु एक इंटरेस्टिंग बात, एक रोचक बात इसमें जो है, जो अभी तक आई नहीं है। इसके पहले जितने हमने फैक्ट्रीज वगैरह देखे उसमें ये था कि हाँ, कर्मांत जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मांत मतलब जो फैक्ट्रीज थी, और कर्मांतकरम मतलब जो काम करते थे वहां पर, इतना था। इस वाले में सूत्राध्यक्ष में स्पेसिफिकली एक बात बताई गई है कि इस इंडस्ट्री में स्त्रियों का काम करना उपयुक्त है। इनफैक्ट काफी सारी स्त्रियां इसमें थी। तो वो कहाँ पर आता है हम देखते हैं, पेज नंबर 190, 23वें अध्याय में जहां से शुरू होता है। तो पहला तो ठीक है, वो जैसे मैंने कहा कि उसको सूत्र, वर्म, वस्त्र, रज्जु, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, कि धागा, रोप, टेक्सटाइल, यार्न वगैरह वगैरह, इस सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर ऊर्ण, वलकल, ऊर्ण मतलब जो ऊन का होता है, वलकल, कपास वगैरह वगैरह, वो सब अलग अलग प्रकार की जो टेक्सटाइल्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर कहते हैं वो विधवा, अन्यंगा, कन्या, प्रव्रजिता, दंड प्रतिकारिणी, रूप जीविका, मातृका, वृद्ध राजदासी, च्युत परोपस्थान देवदासी भी करते हैं। तो बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो सूत्र काटने का काम है ना, जो काटते हैं, जिस तरीके से धागा बनता है वो कॉटन से, तो उसमें स्त्रियों का काम ले सकते हैं। और कौन, कैसी, किस प्रकार की स्त्रियां? जो विधवा है, जिसको अपनी आजीविका चलानी हो, है ना। गृहस्थ है तो गृहस्थों में तो ऐसा है कि आपको ध्यान रखना है अपने भार्या, पुत्र पुत्रियों का। पर ऐसी स्त्री जो विधवा है, जिसकी कोई आजीविका, शायद आजीविका का और कोई प्रबंध ना हो, तो वो काम कर सकते हैं। फिर अन्यंगा, जो अपाहिज हो, ऐसी महिला हो जिसको आजीविका चलानी हो। कन्या, यंग गर्ल्स, उनका भी काम इसमें लिया जा सकता है। प्रव्रजिता मतलब जो संन्यास ले चुकी हो, वैसी स्त्रियां जो हो। दंड प्रतिकारिणी, जिसको दंड मिला हो, और वो क्या कहते हैं कि कारागार में जो है, तो वो कारागार में ना रहकर अपने दंड को चुकाने के लिए, दंड भरने के बजाय वो कहेंगे कि कारागार में नहीं, मैं अपनी सेवा दूंगी। तो उस प्रकार से जो दंडित स्त्री हो वो भी इसमें काम कर सकती है। उसके अलावा रूप जीविका, मातृका। अच्छा, रूप जीविका मतलब जो गणिकाएं होती थी, जिसे हम कर्टिजन कहें, या और क्रूड फॉर्म में प्रोस्टिट्यूट्स जो कहे, है ना, कि प्रोस्टिट्यूशन वाज लीगल बट रेगुलेटेड बट लीगल, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। बट खैर, तो उनकी जो मतलब उनकी जब उम्र बड़ी होती जाती है, तब वो लोग वो रूप जीविका का काम नहीं कर सकते, बट वो लोग ध्यान रखती है, ठीक है, लाइक द मदर।
जो सीनियर रूप जीविकाएं हो, जो भी वो प्रोफेशन में ना हो बट वो मैनेज करती हो सबको, तो जिनको रूप जीविका मातृका कहा जाता है। तो वैसी स्त्रियां जो हो, या वृद्ध दासियां जो हो, जो पहले रॉयल एम्प्लॉइज हो रॉयल पैलेस में, पर अब वृद्ध हो गई हो और उस काम में ना कर सके, तो वैसी स्त्रियां जो हो, या फिर देवदासी जो अभी देवदासी का काम ना करती हो, इस प्रकार की अलग अलग स्त्रियां जो है, इन सबको सूत्र काटने, कपड़े बनाने के काम में लगाया जा सकता है। फिर वो आगे कहते हैं, फिर आगे तो सारा वही है कि अच्छा सबको आप महीने के हिसाब से वेतन दे दो, अगर जितना काटने का जितना आपने कहा होगा कि इतना बन जाना चाहिए था, अगर वैसा सूत्र नहीं बना है, अगर वो कम है तो उस हिसाब से आप वेतन काटोगे, अगर अच्छा हो गया है तो उस हिसाब से आप वेतन ज्यादा दोगे, वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज देयर, ठीक है, जैसे बाकी सब में होता है। पर आगे वो कहते हैं जैसे, क्योंकि अब इसमें स्त्रियां है ना, तो स्त्रियों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। तो स्पेशल प्रोविजंस मतलब क्या, दिस कम्स ऑन पेज नंबर 191। इसमें वो कहते हैं, मैं ये पढ़ने के इसमें नहीं चाहती, मैं आपको बता देती हूँ इन जनरल। तो वो कहते हैं कुछ कुछ स्त्रियां हो जिनको काम करना हो, परंतु वो घर से बाहर ना निकलती, ठीक है, घर से बाहर निकल के काम करने का नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, ऐसी कुछ स्त्रियां हो, तो आप उनको, इनके लिए वर्क फ्रॉम होम का भी प्रबंध करिए। कैसे करिए प्रबंध, तो जो सूत्राध्यक्ष है वो ही कुछ कपास या जो भी उसका आपका रॉ मटेरियल होगा, उसको आप उनके घर भिजवा दीजिए अपने दासी के थ्रू, अपने जो एम्प्लॉइज हैं अपने ये, उनके थ्रू आप उनके घर वो कपास या जो भी है वो भिजवा दीजिए, और जब वो सूत्र बन जाए, वो काट के तैयार हो, वो ये हो जाए, तो उसे आप वापस दासी को भेज के लेकर आइए, फिर जो भी वेतन होगा वो वापस आप उनके घर तक पहुंचवा दीजिए। दिस इज वन वे। द अदर वे ही सेज कि अच्छा कदाचित वो वहां पर काम करने ना आए, आपका जो ऑफिस स्पेस है या आपकी जो फैक्ट्री है, कर्मांत है वहां पर वो ना आए, परंतु वो आपको ये जो कपास है वो लेने, रॉ मटेरियल लेने, वो कपड़ा बन जाए फिर देने, इस तरीके से आ सकती है, ठीक है। तो केवल डिलीवरी पिकअप के लिए वो स्त्री शायद आपके पास आ सकती है। उस समय भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप बिना वजह जरूरत से ज्यादा जो स्त्रियां आई हैं उनसे बात ना करें, ठीक है, ना ही उनका चेहरा देखते रहे, मतलब उनको किसी तरीके से हरासमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हरासमेंट नहीं होना चाहिए, उनसे बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना है कि जब वो आपके पास आती भी है वो कपास वगैरह लेकर, तो एकदम, या तो एकदम सुबह सुबह आ जाए, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह आ जाए, या जब भी आए जो दिया जलाते हो आप, वो दिया उतना ही होना चाहिए कि आप वो काम का काम कर सकते हो, कि आपको वो कपड़ा दिखाए और आपको कपड़ा देखे और सूत्र का मेजरमेंट करे, व्हाटएवर, ठीक है, पर उसके स्पेसिफिकली उसके चेहरे को हाईलाइट करे और उससे आप बात और करो और गप्पे मारो, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी जो ऐसे किस्म के प्रैक्टिसेस भी उसके बारे में वो लिखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सेग्रीगेशन जैसा, नॉट सेग्रीगेशन सो टू से, बट परंपरा ऐसी थी कि मतलब खुल के आप इंटरेक्ट करो, ऐसा नहीं था, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी, सो टू से, दिस इज नॉट ट्रू स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, राइट। कुछ कम्युनिटीज में ज्यादा, कुछ कम्युनिटीज में कम, पर इस प्रकार से था। और इसमें भी मेक्स ये कि अच्छा वो आ सकती है, वो जा सकती है, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, पर काम होगा। तो दिस इज, और अगर आप उससे ज्यादा बकबक करो और उसको ज्यादा परेशान करने जैसे लगे, या कोई ऐसे कहे कि अच्छा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, देन आपको दंड भी मिल सकता है। परंतु स्त्रियों के काम करने की व्यवस्था है, वर्क फ्रॉम होम करने की भी व्यवस्था है। सो दिस इज डन इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एटलीस्ट। फिर अच्छा वो फिर कहते हैं कि अच्छा कोई ऐसा हो जो वेतन तो ले ले आपके पास से, ठीक है, पर वेतन लेके काम ना करे, तो क्या करो, कर्मांत अकुर्वन्त्याः, ऐसे लोग जो काम गृहीत्वा वेतनम कर्मांत अकुर्वन्त्याः, वेतन तो ले लेते हैं पर काम नहीं करते, ऐसे लोगों को आप क्या करोगे, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कहते हैं कि उसकी उंगली आप अंगूठा काट लो एज पनिशमेंट, अगर ये बार बार होता है। तो दिस इज वन ऑफ द दंडस मेंशन। फिर हाँ, तो आई थिंक इसमें यही है किस प्रकार से काटना है, कैसे देखना है, मापना है वगैरह। सो नॉट गोइंग इनटू डिटेल इनटू दिस, पर इसका जो हाईलाइट था वो ये था अबाउट women being employed in textile industry and arrangements made for it. So देखिए कुछ कमेंट्स हैं, कमेंट्स क्या क्या है। प्रदीप जी कह रहे हैं सुपर इम्प्रेसिव वर्क फ्रॉम होम एनेबलमेंट, यस जी।
पूनम जी कह रही है looks like sexual harassment issues were recognized and even addressed in policies then. Yes, in a way yes, so you can look at it that way. The other way to look at it is that कि खुल के मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको किसी भी प्रकार से कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि आज की कॉन्टेक्स्ट में ऐसा तो नहीं है ना कि उनको एक दूसरे के सामने भी नहीं देखना है, बात भी नहीं करनी है. इट इज ओनली इन सर्टेन केसेस, सो देयर वर स्ट्रिक्टर रूल्स. पर हाँ, देयर वर रूल्स कि स्त्री का हरासमेंट किसी भी प्रकार से ना हो, उसका ध्यान रखा गया है. स्पेशली ये किसके लिए है, जिसमें कहा है ना कि ऐसी स्त्रियां जो ऑफिस आके काम नहीं कर रही, आपकी फैक्ट्रीज में आके काम नहीं कर रही, ये ऐसी स्त्रियां हैं हु वांट टू वर्क फ्रॉम होम फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो ज्यादा किसी से इंटरैक्ट करना नहीं चाहती है, तो उनके लिए तो ये और भी स्ट्रिक्ट है कि आप उनकी मर्यादाओं का ध्यान रखो, जिसके लिए ये कहा गया. हाँ, आर्यन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. वी आर ऑलवेज टोल्ड वुमेन स्टेड एट होम एंड टुक केयर ऑफ किड्स व्हाइल मेन वेंट टू वर्क. सो इफ बोथ वर वर्किंग देन हाउ डिड द कपल्स लुक आफ्टर द किड्स. अच्छा, पहली बात तो सबका जॉइंट फैमिली होता था, ठीक है. ऐसा नहीं था कि आज के न्यूक्लियर फैमिली जैसे सिर्फ माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते. दैट इज वन. दूसरी बात, आप ये भी देखिए किन किन स्त्रियों की काम करने की बात कही थी. ऑफ कोर्स सब कर सकते हैं, बट लार्जली दिस इज फॉर ऐसी स्त्रियां जिनकी आजीविका का साधन या गृहस्थ में ना हो, या जिनका आजीविका का साधन ना हो. जैसे हमने देखा विधवा स्त्रियां जो हो, अपाहिज हो, कन्याएं हो, उनको तो बच्चा भी कुछ नहीं है, ठीक है. जो रूप जीविका मातृका जो हमने देखा, या वृद्ध दासी, तो उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है ना. तो क्लियरली these kinds of women were given priority. राहुल कह रहे हैं these are helpless and hence more vulnerable and stricter rules. ये भी आप कह सकते हो. मे बी जो बाकी स्त्रियां जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं वो ज्यादा और भी गृहस्थ स्त्रियां भी रही होंगी, है ना. तो एनीवेज आज भी तो हम करते हैं, आज तो न्यूक्लियर फैमिलीज में माँ बाप दोनों काम करते हैं, फिर भी बच्चों का ध्यान रखा ही जाता है. आई एम श्योर देयर वर अरेंजमेंट्स देयर, बट दैट सेड दिस वाज नॉट, ऐसा नहीं था कि ये कॉमन था. आगे हम पढ़ेंगे, आगे जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे ना, विच आर मोर अराउंड सोशल नॉर्म्स एंड सोशल पॉलिसीज, उसमें आप देखेंगे कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जिसमें स्त्रियां वर फ्रीयर इन द सेंस वो लोग काम वाम ज्यादा करती, जैसे ग्वाला है या मछियारी कम्युनिटीज है, उस सब में स्त्रियां भी ज्यादा एक्टिव होती थी. इवन खेतों वगैरह में आई एम श्योर स्त्रियां काम करती थी, ठीक है. बट स्टिल गृहस्थ इसमें, बिकॉज सब कुछ जो आपका कार्य था वो मैन्युअल लेबर था. तो मैन्युअल लेबर वाज बाय एंड लार्ज बाइफरकेटेड, तो से आप घर का ध्यान स्त्रियां रखे, पुरुष बाहर का ध्यान रखे. बट इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जहां पे, एंड स्पेसिफिक भी नहीं है, ऐसे सर्कमस्टांसेस तो आएंगी ना जब स्त्री हेल्पलेस हो और उसके लिए आजीविका ना हो, तो ऐसी स्त्रियों के लिए प्रबंध भी किया गया है. एक तो प्रबंध जो सोशल वेलफेयर प्रबंध है वो कैसे है, वो हम थर्ड सेक्शन में देखेंगे. पर इस तरीके से आजीविका के साधन वो जो कमा सके उसके लिए भी प्रबंध किए गए. हाँ, जय कह रहे हैं वर्क टाइम सूटेबल होंगे, 9 से 5 नहीं होंगे, हो सकता है, क्योंकि करना है ना, घर पे बैठे के करना है, टाइम लिमिट तो है नहीं कि आपका इतना काम कर दो आप उस समय में करते रहोगे. हु नोस, स्पेकुलेशन नाउ. हाँ, ओके, ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. प्रदीप जी कह रहे हैं दिस इज अ वेरी गुड इंक्लूसिव कल्चर. आई वुड से लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस फॉर नाउ, क्योंकि जब सोशल नॉर्म्स आएंगे तब इस पे हम ज्यादा ढंग से चर्चा कर पाएंगे. मैं ये नहीं कह रही है कि नहीं है, ठीक है, बट इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी टुडे, बट आल्सो नॉट हाउ इट इज क्रिटिसाइज्ड टुडे. काफी रोचक रहेगा जब हम थर्ड सेक्शन में जाएंगे, विच इज ऑल अबाउट द सोशल नॉर्म्स. अभी थर्ड सेक्शन में जाने में भी थोड़ा सा टाइम है, पर फिर भी. सो प्रदीप जी, आई अंडरस्टैंड आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि गिवन दैट हमको लगता है कि स्त्रियों को तो कुछ काम करने का स्वतंत्र ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था. फिर भी हम देखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. देयर वर एवेन्यूज, और उन एवेन्यूज में भी देयर आर पॉलिसीज वेयर दे आर टेकन केयर ऑफ. ये आगे भी आता है, पर देयर माइट बी इश्यूज व्हिच मेक अस अनकंफर्टेबल एज वेल. But Khair, we'll come to that. It will be a very interesting discussion. So, okay.
तो जो अगला चैप्टर है वो है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष, सीता, सीता का अर्थ क्या है आप जानते हैं? सीता जी को सीता क्यों कहा गया? सीता जी का नाम सीता क्यों रखा, किसी को पता है? सीत मतलब बिकॉज ऑफ वो हल की नोक सीट से, मतलब हल की नोक। हाँ, वहां से जब जमीन को ये करेक्ट कर रहे थे, तब जमीन से सीता जी का वो सीता जी मिली थी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, हर नेम वाज सीता। एकदम ठीक। हल की नोक से जब जमीन को जोत रहे थे, उस से बने गड्ढे में से निकली थी, इसलिए इसे सीता कहते हैं। तो जो हल की नोक है ना, जिसे वो ये खुदाई होती है जो ये, उसको सीता कहते हैं। सीत, सीता उसको कहते हैं, इसीलिए उनका नाम सीता है। ठीक है, इसलिए जो अगला चैप्टर है उसका नाम है सीताध्यक्ष। तो अगर सीताध्यक्ष नाम है तो उसका अर्थ है वो फार्मिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये जो अभी हम देखेंगे सीताध्यक्ष, ही इज द इंचार्ज ऑफिसर ऑफ एग्रीकल्चर इन सम सेंस। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि जो सीताध्यक्ष है उसको क्या क्या बताना चाहिए। तो हम है पेज नंबर 192 पर, 24वां अध्याय। सीताध्यक्ष कृषि तंत्र शुल्ब वृक्षा आयुर्वेदज्ञ तज्ञ सखो व सर्वधान्य पुष्प फलशा कंद मूल वालिक्य क्षौम कापस बीजानी यथा कालम गृहिण्यात्। तो कहते हैं ये जो एग्रीकल्चर इंचार्ज है ना, उसको एक तो सबसे पहले कृषि तंत्र, पूरा एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। शुल्भ, हम जो लास्ट टाइम भी शुल्भ की बात कर रहे थे, शुल्भ हमने तभी भी देखा था जियोलॉजी के साथ है कि जमीन कैसी है। तो एक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको ये तो पता ही होना चाहिए ना कि आपकी मिट्टी कैसी है, सॉइल कैसी है, जमीन कैसी है, कहाँ पे क्या उगेगा वगैरह वगैरह। तो उसको वो जियोलॉजी का समझ होना चाहिए। वृक्ष, अलग अलग वृक्ष का, आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद में सारा हर्ब्स से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अलग अलग पेड़ हैं, जो अलग अलग जो श्रब्स, पेड़ पौधे वगैरह हैं, उनके क्या क्या गुण है, कहाँ कहाँ वो काम आते हैं वगैरह वगैरह, ये उनको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अलग अलग बीज है, धन धान्य पुष्प फल फूल मूल कंद, इन सबके, उस सबका भी संग्रहण उसने करके रखना चाहिए, क्योंकि ऑनगोइंग बेसिस पर जब ये एग्रीकल्चर फार्मिंग सीजन आएंगी तो उसके लिए जो भी बीज उपयुक्त है वो उसके पास होने चाहिए। तो ये उसके मेन काम है। अच्छा, उसके आगे फिर वो कि आप कैसे लोगों को लाओ, देयर आर टू वेज, राइट। एक तो आपका राजा का पूरा है, वहां पर आप एम्प्लॉयज रखते हो। अगर कुछ है जो स्वयं गृहस्थ है, वो स्वयं खेती करेंगे, जो खेती करेंगे वो टैक्स भरेगा वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज द यूजुअल वन। तो मैं उसमें डीप में नहीं जा रही। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें है जो मैं कहती हूँ ना कि चाणक्य जो है उनको बहुत सारे विषयों की गहन में जानकारी थी। और वैसे देखा जाए तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है उसे इन सब चीजों का ज्ञान होना ही चाहिए। ऑल्सो उस समय जीवन ऐसे था कि आप प्रकृति के ज्यादा निकट थे। ठीक है, तो वो आगे कहते हैं, दिस इज ऑन पेज नंबर 193 193 पे, जो 6वां वाक्य है, इट सेज षोडश मतलब 16, षोडश द्रोणानां जांगलानां वर्ष प्रमाण मध्य अर्धमान अनुपाना देश भाषपाना धर्त त्रयोदश दय आश्माना त्रयोविंशतिर्वंती नाम न अमित परांतानाम। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि द्रोण, वर्षा का द्रोण, ठीक है, द्रोण लिक्विड मेजरमेंट का, लिक्विड का मेजरमेंट द्रोण के हिसाब से करते थे, उसका यूनिट द्रोण था। तो वर्षा को मापने की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसी जगह जहां पर बहुत पानी, वर्षा ना आती हो, वहां पर अराउंड 16 द्रोण वर्षा अगर होती है तो दैट इज गुड। कुछ स्थानों पर 23 द्रोण वर्षा हो तो दैट इज गुड। उससे अगर 16 से कम हो तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ज्यादा हो तो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो बेसिकली इसमें उन्होंने ये कहा है कि कौन सी जगहों पे कितनी वर्षा होती है, होनी चाहिए,
हम आज डेटा मैपिंग की बात करते हैं कि अच्छा कहाँ पर क्या क्या है वगैरह वगैरह। आप देखो उनको एक्चुअली पता है, क्योंकि आगे चल के ना वो बताते हैं कि अवंती में इतना, अवंती मतलब अवंती जगह जो है वहां पे इतनी बारिश टिपिकली आती है, कारुष जगह जो है वहां पे इतनी बारिश आती है, ये प्रदेश जो है वहां पे इतनी बारिश आती है। इसका भी वो थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बताते हैं। मतलब अपने राष्ट्र को छोड़कर भी बाकी जगहों पर कितना ड्रोन मेजरमेंट में वर्षा आती है, कितनी सही है, कब वो कम है, और उस वर्षा जितनी आती है वहां की जमीन कैसी है, सॉइल कैसी है वहां पे, और कौन से प्रकार के जल स्थान, क्या नदियां वहां पे है, क्या समुन्दर के पास है वगैरह वगैरह, ये देख कर वहां पर जो आप फार्मिंग करते हो, जो कृषि तंत्र वहां चलाते हो, वो उस हिसाब से होगा। सो बेसिकली यही सब उन्होंने दिया है उसमें। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि वर्षा जो है उसका ब्रेकअप कैसा हो जब वो अच्छा कहा जाए। तो ही सेज वर्ष त्रिभाग पूर्व पश्चिम मासयोः द्वौ त्रिभाग मध्यमयोः सुषमा रूपम। तो वो कहते हैं कि 4 महीने बारिश के, ठीक है, 4 महीने जो बारिश के हैं उसमें से पहले और आखिरी महीने में 1/3 बारिश होनी चाहिए, और बीच का जो महीना है उसमें 2/3 बारिश होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर स्प्रेड हो बारिश तो वो टिपिकली अच्छा सीजन कहा जाएगा। और जितना जो उन्होंने द्रोण का मेजरमेंट कहा, उतनी बारिश हो तो वो अच्छा सीजन कहा जाएगा, विच मींस उस समय यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा होगा। आगे वो ये कहते हैं कि कैसा, एक तो बरसात का मौसम कैसा रहेगा, बरसात की ऋतु कैसे रहेगी, तब बीज बोए जाएंगे वहां पे, आपका जो उत्पादन होगा वो कैसे रहेगा, वो 2-3 चीजों पे अवलंबित है। एक तो बारिश पे, दूसरा उस समय जो बृहस्पति है, जुपिटर जिसे हम कहते हैं, बृहस्पति, शुक्र विच इज वीनस, और सूर्य, इन तीनों के मूवमेंट्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, कौन से नक्षत्र से कौन से नक्षत्र में जाते हैं, उनका क्या है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट गेस्टिमेट कर सकते हैं कि बरसात, मेरा वो वर्षा और गुजराती का बरसात उस सब में मिक्स हो रहा है। खैर, तो बारिश कैसी होगी और बीज का उत्पादन कैसे होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप देखो ना, तो आज भी आप में से इनफैक्ट बहुतों को अनुभव भी होगा कि आज भी गांव में आसमान को देख के, गगन को देख के, वहां पे तारों को देख के लोग कह सकते हैं कि अच्छा इस बार तो बारिश ऐसी होगी, या इस बार तो बारिश नहीं अच्छी होगी, या जो भी कुछ आज भी पता कर सकते हैं, है ना। या जितनी बारिश किस महीने में कितनी बारिश आई है उससे वो कह सकते हैं अरे इस बार तो ये पाक जो है ये बिगड़ जाएगा, या इस बार तो ये पाक बहुत अच्छा आएगा वगैरह वगैरह। लोग जो इसमें अंदर है ना, वैसे शायद वो पढ़ा लिखा भी ना हो, जो शेतकरी है वो, फिर भी उसे पता होता है कि केवल नक्षत्र, आसमान, गगन को देखकर कि भाई किस प्रकार का होगा। तो जी पूनम जी। अमित जी, आपने ये बात बोली तो हमें ऐसा याद आया, जब हम 4th-5th में पढ़ते थे तो हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक्स में एक कवि होते थे, घाघ। आपने पता नहीं सुना है या नहीं, आपने ये कविता तो सुनी, ये कहावत सुनी होगी, बहुत घाघ है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, गूढ़े हुए जिसको बोलते हैं तो घाघ बोलते हैं। तो घाघ जी का एक हमें दोहा याद है, जो और घाघ की जितने दोहे थे सब मौसम से और खेती से रिलेटेड थे। अच्छा। और उनमें से 2 हमें याद है कि एक तो ये है, ढेकी बोली जाए आकाश अब ना ही बरखा की आस। ढेकी वाज आई थिंक द वाइल्ड फाउल, वो उड़ता नहीं है। अगर आप ढेकी को आकाश में उड़ते हुए बोलते हुए सुने तो समझो बारिश नहीं होगी। और एक हमने अपनी मम्मी से सुना हुआ था कि अगर शाम की ढलती शाम को धूप निकल आए, बरसात के मौसम में बारिश हो रही है सारे दिन और शाम में धूप है, अगले दिन फिर जोरदार बारिश होगी। I mean, people were looking at this, और जितने भी थे ये खेतों के थे। और हमने एक चीज और देखी है, इवन इन अमेरिका, इफ यू गो एंड लुक एट द फार्मर्स एल्मनैक, आपको बहुत सारी लोकल कॉलोकियल लैंग्वेज में वो चीजें मिलेंगी। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप कोई भी पुराने सिविलाइजेशंस देखो तो वो लोग जो एस्ट्रोनॉमी आप कह दो, है ना, एंड इट्स रिलेशन, इवन स्टडीइंग द नेचर, जैसे आपने कहा कि कोई पक्षी
किस प्रकार से आ रहा है, आवाज कर रहा है, उड़ रहा है, उससे भी पता चलता था। इनफैक्ट आज भी जो कितने सारे ट्राइब्स है ना, जो शायद अमेज़न फॉरेस्ट में रहते हैं, इवन अंडमान निकोबार में रहते हैं, उनका भी प्रकृति से जुड़ाव अपने से बहुत ज्यादा है। दे पिक अप सिग्नल्स, जैसे सुनामी वगैरह आने वाला हो, दे पिक अप सिग्नल्स इवन फास्टर देन वी डू, दे आर दैट कनेक्टेड टू पिकिंग सिंबल्स। इनफैक्ट इसमें भी जो बरसात की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें वो ये भी कहते हैं कि कैसे अगर धूप के साथ बरसात आई हो तो उसका क्या अर्थ होगा, अगर इतने दिन में इतने टाइम धूप, इतने टाइम बारिश आई हो तो उसका क्या अर्थ होगा, वगैरह वगैरह, उसका भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप अवश्य पढ़िएगा डिटेल में। ऑफ कोर्स ब्रीफ में दिया है, एकदम इज नॉट गेटिंग इनटू इट, बट ब्रीफ में उन्होंने ये धूप और बारिश का डिवीजन कैसा हो और उसका किस प्रकार से अर्थ निकालना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। फिर वो कहते हैं ततः प्रभूतो उदकम अल्प उदकम वा सस्य वापये। प्रभूतो उदकम मतलब बहुत पानी, अल्प उदकम कम पानी। वो कहते हैं कि सस्य मतलब वो जो हम बीज बोते हैं, जो पेड़ तो नहीं, जो धन धान्य लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, वो कैसा लगाओ, पानी ज्यादा है और वो पौधे को ज्यादा आवश्यकता है, या कम पानी है उस जगह और पौधे को ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये सब आप ध्यान रखकर पौधा लगाओ। फिर यथा ऋतु वशेनवा बाजी वापा, बेसिकली कि ऋतु कैसी है, किस ऋतु में आप लगा रहे हो, बारिश कैसी है, जमीन कैसी है, ये सब देखकर आप बीज बोने की बात करो। अच्छा, और ये जो हम जो कहते हैं ना कि रोटेट योर प्लांट्स वगैरह, ये भी यहाँ देखा जाता है कि इस सीजन में पहले आप ये लगाओ, फिर अगले सीजन में दूसरा लगाओ, वगैरह वगैरह, है ना। तो जैसे आज हम बात करते हैं, उस समय भी ये समझ तो थी, इनफैक्ट ज्यादा थी, उस समय भी ज्यादा समझ थी कि कब कैसा लगना चाहिए। ओके, तो ये हो गया, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर। ये भी छोटा सा है, तो इट्स डन। रुको, आई एम जस्ट चेकिंग कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, अच्छा, एक बात इसमें इंटरेस्टिंग है, अगर मैं पढ़ नहीं रही हूँ, कि पानी, आज भी हम लोग पानी पर टैक्स भरते हैं, है ना, क्योंकि हमको पाइपलाइन से पानी आता है, वो जो तालाब मेंटेन करने के लिए ये लगता है, पाइपलाइन डालने के लिए, वगैरह वगैरह, मैनेज करने के लिए, तो वी पे अ टैक्स ऑन वाटर। उसी तरीके से उस समय भी देयर वाज अ टैक्स ऑन वाटर, ठीक है। तो या तो अपने स्वयं के आप तालाब जैसा आपके पास हो, या कॉमन तालाब हो, तो जहां से भी आप पानी ला रहे हो, कितना पानी ला रहे हो, अगर आप घड़ा भर के लेकर जा रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा। आप अगर बैलगाड़ी पे ढो के लेके जा रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने नहर निकाली हो, आपने तो निकाली हो या सरकार ने निकाल के दी हो, तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो तभी भी पानी पर भी शुल्क था, टैक्स तभी उस पर भी लगता था, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड कि इट्स अ कॉमन गुड। कॉमन गुड क्या, राजा का है, तो अगर राजा का है तो वो बेसिकली आपके राज्य का है, तो उस पर भी आपको टैक्स भरना होता है। तो देयर इज अ स्मॉल अमाउंट, जिस हिसाब से आपने पानी दिया है उस हिसाब से कुछ तो पुण्य आप करो, तो वो भी इसमें है। और क्या, बस आई थिंक these were some of the things. ऑफ कोर्स चैप्टर बड़ा है, आप लोग देखना, डीप में जाना हो तो अवश्य जाइएगा। और कुछ आपको और इंटरेस्टिंग लगे जो हमने नहीं जिसकी चर्चा करी, तो आप ग्रुप पर भी डालिएगा, ताकि सब लोग समझ पाए, जान पाए। अब अगला चैप्टर जो मैं कह रही थी कि आज का जो रोचक चैप्टर है, तो वो रोचक चैप्टर आज का ये है, जो 25वां अध्याय है, पेज नंबर, कौन सा पेज है ये, 197। इसका नाम है सुराध्यक्ष। सुरा क्या होती है, कोई कहेगा? सुरा का क्या अर्थ? अल्कोहल, एग्जैक्टली, शराब, अल्कोहल। तो ये चैप्टर है सुराध्यक्ष पर। सुराध्यक्ष मतलब वन हु इज इन चार्ज ऑफ अल्कोहल। So there was a person, there was an entire division which was in charge or took care of alcohol related matters. Alcohol related matters मतलब उसमें क्या क्या आ गया, शराब बनाना,
बेचना, लाइसेंसिंग, दुकानों को लाइसेंसिंग करना, शराबालय कि जहां पर आप वो क्या कहते हैं कि मदिरालय, जो हम कहते हैं ना कि मदिरालय, कि वहां पे उनका कैसे संचालन करना, वहां पे क्या बेसिक नेसेसिटीज होनी चाहिए, जिसने दारू पिया है उसके वो कहाँ आ सकता है, कहाँ जा सकता है, कब दारू पीने की छूट है, कब एवरीबडी कैन ड्रिंक, कौन कहाँ, वगैरह वगैरह। तो इस सब का जो निरूपण है वो इस चैप्टर में है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमें अच्छा लगेगा, तो अपन ये पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ेंगे जो इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं इसके। तो हम शुरुआत से ही पढ़ते हैं। 25वां अध्याय, सुराध्यक्ष। सुराध्यक्षः सुरा किण्व व्यवहारात् दुर्गैः दुर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जात सुरा किण्व व्यवहारिभिः कारये एक मुखम अनेक मुखम वा विक्रिय क्रय वशेन वा। सुराध्यक्ष सुरा किण्व, सुरा मतलब शराब, किण्व, किण्व इज इंटरेस्टिंग, किण्व मतलब जो फर्मेंटेड पार्ट है, जो मदिरा या दारू बनती है उसमें देयर इज वो फर्मेंट होता है ना, इसलिए आप उसको उतना टाइम रखते हो, तो देयर इज अ कॉम्पोजिशन, जिस तरीके से ये किण्व द फर्मेंटेड पार्ट इज मेड एंड इज वो जो फर्मेंटेड पार्ट जैसे बनता है, जो डाल के फिर उसमें बाकी सारे आप इंग्रेडिएंट्स डाल के जो सूरा बनाते हो, ठीक है, तो दैट इज द फर्मेंटेड पार्ट, द बीज ऑफ सूरा इज कॉल्ड किण्व, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सूरा और किण्व कहाँ कहाँ आप उसका है, वो कहाँ कहाँ बेच सकते हो, तो यू शुड हैव, जो दुर्ग है आपके फोर्ट में, आपके जनपद में, आपके कोई कैंप्स, छावनियां होंगे, वहां पर आपको या तो एक दुकान या अनेक दुकान, डिपेंडिंग ऑन कैसी आपकी आवश्यकता है, वो सुराध्यक्ष को डालनी है। ये देख रहा है कि किसको वो लाइसेंस देते हैं वो दुकान डालने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप की मदिरा के खरीद और बिक्री के लिए आप अरेंजमेंट करिए। फिर वो कहते हैं शत्र छत छतम अत्ययम अन्यत्र कर्तकः कर्तः क्रेत विक्रेताणाम स्थापित। अगर उन दुकानों के बाद जहां पे उन्होंने लाइसेंस दिया हो, या तो एक दुकान है पूरे राज्य में जिसमें वहीं से मिलेगा आपको, ठीक है, फुल्ली रेगुलेटेड, या फिर मल्टीपल दुकान है, अनेक मुखम, एक मुखम अनेक मुखम, एक दुकान है या मल्टीपल है परंतु रेगुलेटेड है, लाइसेंस्ड है, जिसका सुराध्यक्ष ने की अनुमति, जिसकी सुराध्यक्ष ने दी है। इसके बाहर जाकर अगर कोई अपनी दुकान स्थापित करेगा या दारू लेना, खरीदना, बेचने का शुरू कर देगा, तो उसको 6,600 पौंड, कुछ तो 6,600 मुद्रा जो भी होंगी तब उसका फाइन उसे भरना है, ठीक है। तो इट इज रेगुलेटेड, इट इज अवेलेबल बट रेगुलेटेड। फिर ग्रामात अनिर्णयनम असंपातम च सूरायाः प्रमाद भयात् कर्मसु निर्दिष्टानां मर्यादा अतिक्रम भयात् आर्याणाम् उत्साह भयात् तीक्ष्णानां। ग्रामात् अनिर्णयनम असंपातम सूरायाः, दारू जो है वो गांव के बाहर या बेसिकली कहीं पर भी, गांव के अंदर या वो दुर्ग के अंदर, जहां पर भी आप कहीं पर भी उसे रख सकते हो या पीकर कहीं पर भी विचर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इट इज प्रोहिबिटेड कि दारू लेकर या दारू पीकर आप कहीं पर भी, या तो गांव के बाहर चले जाओ या गांव के अंदर भी कहीं पर भी आप घूमो, ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा अलाउ हुआ तो क्या होगा कि कई ऑफिसर्स हैं वो पीके टल्ली हो जाएंगे, टल्ली होंगे तो क्या होंगे, वो काम करने में प्रमाद करेंगे, या कुछ जो लोग हैं वो मर्यादा अतिक्रमण, मर्यादा भंग कर सकते हैं, है ना, दारू पी के भी लोग क्या क्या होता है, तो वो मर्यादा भंग कर सकते हैं, या कुछ लोग तैश में आके कुछ और ही गलत काम कर सकते हैं। तो टू अवॉइड ऑल दिस, वाइल दारू पीना इज अलाउड, परंतु आप दारू पीकर विचर नहीं सकते। जैसे आज भी है ना कि आप घर पे बैठ के पियो, ठीक है, पर आप घूम नहीं सकते। ऑफ कोर्स वहां पे वो घर पे बैठने की बात नहीं कर रहे, वीर सी आगे वो क्या कहते हैं, पर
दारू पिया हुआ व्यक्ति या दारू के साथ व्यक्ति घूम फिर कहीं पर भी नहीं सकता, ठीक है, वो तभी भी था। फिर आगे वो कहते हैं लक्षितम अल्पम व चतुर्भागम अर्धकुडुबम अर्घप्रस्थम प्रस्थवेति ज्ञात शौचा निर्हरेयुः, कि कुछ कुछ क्वांटिटी में अगर ऐसे लोग जो हम जानते हैं कि नहीं अच्छे कैरेक्टर के हैं और मिसयूज नहीं करेंगे दारू को और दारू पी के कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, वैसे लोगों को यू हैव द राइट आइडेंटिफिकेशन, उसका कुछ अमाउंट में दारू ले जाने की परमिशन दे सकते, ठीक है, किसी को भी नहीं और किसी भी अमाउंट में भी नहीं, बट कुछ कुछ अमाउंट्स में आप जिसकी आइडेंटिटी और जिसका कैरेक्टर आप जानते हो, एक्नॉलेज है, उसको सम अमाउंट यू कैन अलाउ देम टू टेक इट आउटसाइड, बाकी यू कांट टेक इट आउटसाइड। बाकी क्या करोगे आप, जो मदिरालय है वही बैठ के पियोगे। तो वो कहते हैं पानागारेशु, पानागार मतलब मदिरालय, जहां पान करते हो, पानागार मतलब जहां पान करते हो, जहां पीते हो, पानागारेशु वा पिबेयु असंचरिणः, या बेसिकली आप पानागार में ही पियोगे, मदिरालय में ही बैठ के आप पियोगे, और जब मदिरा में पी रहे हो असंचरणः, आप घूमोगे नहीं कहीं पर भी, विचरण करने की आपको अनुमति नहीं, जब तक आप पीते हो और आपका जब तक उतरता नहीं है नशा, तब तक आप पानागार जो है वहीं पर भी आप चलोगे। अच्छा, अब अगर ये है तो उसका मतलब पानागार में आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि लोग रह सके, अगर नशे में धुत हो गए तो गिर सके, सो सके, इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इसकी व्यवस्था भी है। तो आगे का जो है वो कहते हैं एक्चुअली लेट मी कम बैक टू इट, पहले मैं 12वां श्लोक लेती हूँ, फिर आई विल गो बैक देयर क्योंकि वो कनेक्टेड है। पानागाराणि अनेक कक्ष्याणि विभक्त शयना आसनवन्ति, पानोद्देशानि गंधमाला उदक वृत्तिन तु सुखानि कार्येत। पानागार में अनेक कक्षाणी, आपको बहुत सारे रूम्स रखने हैं, एक तो जहां आप पी रहे हो वो एरिया, उसके अलावा आपको बहुत सारे कक्ष, बहुत सारे रूम्स बनाने हैं जिसमें विभक्त शयनम, अलग अलग पलंग भी जहां पर हो, अलग अलग पलंग की भी व्यवस्था जहां की गई हो, और उसके अलावा आप एम्बियंस भी क्रिएट करते हो। कैसा एम्बियंस क्रिएट करते हो? गंधमाला उदक वृत्त, कि गंधमाला, अच्छा फ्रेग्रेंस, अच्छा सेंट, अच्छे वहां पर दिए विए लगाए हो, जिससे आपके जो सारे सेंसेस हैं वो तृप्त, एक्साइटेड, शांत फील करे, जो भी होगा। तो आपको वो पानागार में भी अलग अलग प्रकार के रूम्स इंश्योर करना है, क्योंकि आप जो, अगर आपने पिया है तो आप घूम नहीं सकते, आपको वहीं पे रहना, और या तो आपने इतना पिया है कि आप घूमने की परिस्थिति में भी नहीं रहोगे। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत ऐसी जो जगह होती है ना, कि पानागार है, मतलब मदिरालय है या गणिकाओं का ये है, वहां क्या होता है, पीपल कम टू इंडल्ज, ठीक है, इंडल्ज इनटू सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन। ऐसी जगहों पर क्राइम होने के चांसेस भी अधिक होते हैं। क्राइम तो ठीक है, वहां पर होते हैं, वो तो ठीक है, परंतु ऐसा पैसा जो आज हम ब्लैक कहते हैं, है ना, या चोरी का, या किसी से छीना हुआ, ऐसे इस प्रकार का जो वेल्थ है, इस प्रकार की जो लक्ष्मी है, वो भी वहां आती है, ठीक है, क्योंकि ऐसी इस तरीके से जो ब्लैक का पैसा है वो इन सब चीजों में उड़ाने का ज्यादा चांसेस है, या चोरी का पैसा है या जो भी कुछ। तो वो कहते हैं कि इन सारी, ये जो आपके जो पानागार वगैरह हैं, वहां पर आपको गुप्तचर रखने आवश्यक है, कि राजा को ये इंश्योर करना चाहिए कि वहां सिक्योरिटी और गुप्तचर है, और वो गुप्तचर वगैरह क्या करेंगे कि वो ध्यान रखेंगे कि सपोज कोई वस्तु चोरी हुई थी, वो यहाँ पर पैसे भरने के तौर पर तो नहीं आई है, या किसी ने किसी को गिरवी दिया था, अब वो गिरवी वाला सामान कहीं मिल नहीं रहा, बट यू एंड अप नोइंग कि अच्छा वो तो ये पानागार में आ गया, क्योंकि किसी ने इसमें वो उड़ा दिया है ना। तो आपके गुप्तचरों को ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वस्तुएं जो ब्लैक की हो या चोरी का माल हो वगैरह वगैरह, वो यहाँ पर तो नहीं आई है, और अगर वो यहाँ आती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखो, यहाँ पर आती है तो आप नोट कर लो कि ये किसका है, परंतु आप तब के तब उनको उठाओ मत। तो क्या कहते हैं, तब के तब मत उठाओ, निक्षेप तारम अन्यत्र व्यपदेशेन ग्राह्येत,
जो ऐसा जिसने इस तरीके से पैसा उड़ाया है, ऐसी वस्तु आपको पता लगे कि अच्छा ये जो पैसे दे रहा है वो चोरी के हैं वगैरह, तो उसको आप तभी के तभी मत पकड़ो, क्योंकि नहीं तो कोई पानागार आएगा ही नहीं। नहीं तो उनको पता है कि अच्छा पानागार में आओगे तो आप पकड़े जाओगे, तो यू डोंट वांट टू डू दैट। आपको पानागार में ये इंश्योर करना है कि आपको ऐसी क्लूज मिले, ऐसे जो क्रिमिनल्स या जो है उसको आप पकड़ पाओ। तो आप नोट कर लो और फिर और कहीं अन्यत्र और कहीं किसी और बहाने से उनको झड़प लो, ठीक है। तो दैट इज वन। दूसरा वो ये कहते हैं ये भी ध्यान रखो कि आप जानते हो कि एक जो पुरुष है, एक जो मनुष्य है, उसकी आमदनी भी इतनी नहीं है, उसकी आजीविका इतनी नहीं है, परंतु खर्चा वो बहुत करता है मदिरालय में आकर। उसका मतलब उसको भी कहीं से कुछ कुछ पैसे मिल रहे हैं, है ना। देयर इज अ सोर्स ऑफ इनकम व्हिच वी डोंट नो। या तो अपना जो है उसी का वो सारा तबाह कर रहा है, या तो कुछ और सोर्स ऑफ इनकम है जो पता नहीं है, बिकॉज जनरली जो जानते हैं उसकी आय तो बहुत कम है और व्यय बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों को भी आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये भी फिर आगे वो कहते हैं आगे चल के दूसरे पैरा में वो कहते हैं कि हर जगह आपकी गुप्तचर हो, और आप ये भी ध्यान रखो कि जो सूरा है, जो दारू है, वो आपके देश वाले कितने लोग पी रहे हैं, फॉरेनर्स जो आए हैं आपके यहाँ, है ना, क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं, उनमें कैसे ऐसे लोग हैं जो दारू पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कौन है ये लोग जो आए हैं बाहर से, ठीक है, इनके बारे में भी आप जानकारी रखो। तो वो कहते हैं कि ये जो बाहर से आ रहे हैं और आपके मदिरालय वगैरह में जा रहे हैं, तो दिस इज अ गुड प्लेस टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दोस पीपल एज वेल, कि वो कहाँ से आ रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो व्यापारी है, जो वो चला रहा है मदिरालय, है ना, उसकी जो दासियां है, उनके थ्रू ऐसे जो बाहर से आए लोग हैं या इवन अपने लोग हैं, पर जो स्पेशली बाहर से आए लोग हैं, वो किस इंटेंशन से आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसका आप पता लगाओ। तो मदिरालय का ये भी एक उपयोग था। इस तरीके से भी वो देखते थे क्योंकि ट्रैक ऑफ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं चल रही वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी कीप अ ट्रैक ऑन दोस प्लेसेस। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि आप जो प्राइस फिक्स्ड है उसी पर और उसी हिसाब से आपको दारू बेचना है, परंतु सपोज वो दारू की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप क्या करो। तो कहते हैं कि दारू की क्वालिटी जो एक्सपेक्टेड है अगर वैसी नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आप अलग कम भाव में भी बेच सकते हो, या फिर पशुपालन के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हो, या आप वेतन के तौर पे दे सकते हो वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से कुछ कुछ इसमें है कि ठीक है, अगर इफ इट इज नॉट अप टू द क्वालिटी एक्सपेक्टेड तो आप उसको सस्ते में भी बेच सकते हो। अच्छा, फिर एक चीज वो कहते हैं कि आपने पानागार जो आपका है वहां पर तो आपने रूम्स वगैरह रखे हैं, है ना। अच्छा, वहां पर जो लोग आए हैं, सपोज वो कुछ आभूषण वगैरह पहन के आए हैं और वो आपकी कक्षों में रह रहे हैं, दे आर वो तो नशे में है, उनको तो बिल्कुल ये पता नहीं है ना कि कहाँ पर है, क्या परिस्थिति है वगैरह वगैरह। ऐसे लोग जो है उनका सामान चोरी भी आराम से हो सकता है अगर कोई और धूर्त वहां पर आ गए हो तो वो कहते हैं कि आपके जो गुप्तचर है या वहां का जो सिक्योरिटी है, वो व्यापारी ने व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं जो आपके रूम्स में पड़े हो, उन्होंने क्या अलंकार पहना है, क्या आभूषण पहने हैं, क्या कपड़े पहने हैं, क्या सामान उनके साथ है, कितना पैसा उनके साथ है, ये सब भी नोट करना है और इंश्योर करना है कि वो चोरी ना हो। अगर उन आपके जो कस्टमर्स है उनकी वस्तुएं अगर चोरी होती है तो वो जो मदिरालय का जो इंचार्ज है, वो व्यापारी है, उसको दंड भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी है कि मतलब ठीक है, अगर आप मदिरालय चला रहे हो तो एक तो आप स्वयं ठग नहीं सकते आपके कस्टमर्स को, और आपको सिक्योरिटी की व्यवस्था भी करनी है ताकि उनकी सिक्योरिटी भी बनी रहे, उनके सामान की भी सिक्योरिटी बनी रहे, और साथ में जो आपको गुप्तचरों वाला काम है वो भी चलता ही रहे साथ साथ। आर्यन पूछ रहे हैं वाज देयर अ लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग? दिया नहीं है एग्जैक्टली, बट आई एम श्योर देयर इज, बिकॉज आगे चल के वो लिखते हैं कि मैच्योर एज कब कहा जाता है, जिसके बाद आप पर राजा का पनिशमेंट अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब वो जो मैं जो कह रही थी थर्ड सेक्शन विच इज मोर ऑन द सोशल नॉर्म्स, उसमें ऐसा आता है कि स्त्री जब 12 वर्ष की आयु पर पहुंचे और पुरुष जब 16 वर्ष की आयु पर पहुंचे, तो उसके बाद अगर वो ऐसा कुछ काम करते हैं तो वो दंड लेने के लायक हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो द एज ऑफ मैरिज, 12 एंड 16। तो आई एम गेसिंग इसके लिए भी, दो इस चैप्टर में नहीं स्पेसिफाई किया है,
परंतु 16 वर्ष वुड हैव बीन फॉर पुरुष, जिसके बाद वो ये मदिरा का सेवन कर सकता है, बिकॉज उसके पहले तो वो दंड लेने की ये ना है ना, दे आर नॉट केपेबल, मतलब वो दंड, उसके बाद अगर वो कुछ ट्रांसग्रेशन करे तो दे वर कंसिडर्ड मैच्योर इनफ। तो आई गेस 16 मस्ट हैव बीन द एज, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। परंतु दूसरी भी बात है, वो अभी आगे आएगा, कि देयर वर सर्टेन काइंड्स ऑफ मदिरा जो कुटुंब में बैठ के उत्सव के समय भी आप पी सकते हो, उसमें तो स्त्री और बच्चे भी आ गए। तो इवन दैट वाज नॉट, ऐसा नहीं था कि केवल पुरुष ही पी सकते थे, जो घर पे जो उत्सव वगैरह होते थे तब स्त्रियां भी पीती थी। तो ये भी एक मेंशन है। आई जस्ट कम टू दैट इन दैट। सॉरी मेरा गला सूखा। तो ये सब हो गया। उसके बाद वो कहते हैं मेदक, प्रसन्न, आसव, अरिष्ठ, मेरये, मधु, ये जो दारू है वो 6 प्रकार के होते हैं। शराब जो है वो 6 प्रकार की है, और उसमें ये मेदक कैसा है, प्रसन्ना कैसा है, आसव कैसा है, अरिष्ठ कैसा है, ये सब उन्होंने फिर डिटेल में दिया है। ठीक है, जो इसके बाद के जो 2-3 पैराज है उसमें डिटेल में दिया है कि ये बनता कैसे है, कि किसी में चावल के दाने और एक किण्व, सम प्रकार ऑफ किण्व, सम प्रकार ऑफ पानी, उसमें किसी में अलग अलग जो हर्ब्स हैं, ठीक है, अलग अलग हर्ब्स डाल के, अलग अलग शक्कर डाल के, अलग अलग गुड़ डालकर, और ये जो किण्व का जो अलग अलग प्रकार से वो बना रहे हैं, इतने सारे स्पाइसेस, लाइक लॉट्स ऑफ स्पाइसेस हैव बीन एडेड। ठीक है, और वो उसका क्या क्या अलग गुण है, क्या पीने से ज्यादा वो मेदक हो जाता है, क्या डालने से वो राजाओं के पीने के उपयुक्त हो जाता है, क्या ऐसा है जिसमें औषधीय गुण है। तो जैसे चिकित्सा प्रमाण प्रत्येक अशु विकार अरिष्ठ, तो अरिष्ठ नामक जो पेय बनता है, अरिष्ठ नामक जो मदिरा बनती है, वो चिकित्सा में भी काम आती है। जैसे आज भी आपको पता है ना, ब्रांडी इज यूज, किसी को खांसी वासी हो गई तो ब्रांडी पिला देते हैं। वैसे अरिष्ठ नामक जो द्रव्य, जो मधु बनती थी, वो एक्चुअली लोगों को घर पे भी बनाने का अलाउड था। क्यों? क्योंकि इट वाज यूज्ड, इट हैड मेडिसिनल पर्पसेस। सो विद आप इन्फॉर्म करके वो घर पे बना सकते थे। तो इन सब में क्या क्या ज्यादा था, क्योंकि इसमें ये लौंग, ये काली मिरी, ये सब होता है ना, वो सब भी डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मदिराएं हैं, और उनका डिटेल है कि कैसे बनता है। आई थिंक वो आप लोग पढ़ना, डू रीड इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप में से कोई रसिक है तो डू इवन ट्राई इट, बिकॉज फ्रैंकली कितने सारे तो हम आज भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो देखते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाओं में जो औषधियों में कुछ होता है, तो वो औषधि को भी कितने सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, विच यू रीड एंड अच्छा ये तो हमको पता है, ये तो हम घर पे, पिपली है, त्रिफला है, वगैरह वगैरह, ये सारों का नाम इसमें आता है, विच इज यूज्ड विद मदिरा एज वेल। फिर तो इस तरीके से मदिरा का बताया। फिर वो जो मैं किण्व कह रही थी, किण्व इज दैट बेसिक मटेरियल, जो फर्मेंटेड मटेरियल है, जिससे वो नशा वाला होता है। तो वो कैसे बना, वो किस प्रकार से बनता है, तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर आगे वो कहते हैं दिस इज मोर अबाउट, और वो काफी कुछ है, ठीक है, कि किस किस प्रकार का है, तो आई एम स्किपिंग दैट। फिर आगे इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग, एक तो उन्होंने पहले कह दिया कि पानागार में ही पीना है, पीने के बाद आप बाहर विचरण नहीं कर सकते, ये सब उन्होंने बताया। अब वो कह रहे हैं पेज नंबर 201 नीचे की ओर 35वां वाक्य, कुटुंबिनः कृत्येषु श्वेत सुरा औषध्यार्थ वा अरिष्ठम अन्यद्वा कर्तुम लभेरन, के फैमिलीज, गृहस्थ जो है घर पर, आप उत्सव के समय, कुछ उत्सव है, कुछ प्रसंग है, ऐसा कोई अच्छी ये है, तब आप श्वेतासुर, जो प्रसन्न जिसे कहते हैं ना, जो प्रसन्न नाम का मधु है, उसको श्वेत आसुर, श्वेत सुरा भी कहते हैं। तो श्वेत सुरा जो है, ये घर पर आप बनाने की छूट है आपको, जब ऐसे कोई उत्सव का समय हो। इसके अलावा क्या आपको बनाने की औषधार्थ है, कि एक तो उत्सवों के समय, दूसरा औषध के लिए आपको अगर अरिष्ठ बनाना हो तो वो भी आप घर पर बनाने की आपको छूट है। ठीक है, तो दिस इज अलाउड। उसके अलावा
उत्सव समाज यात्रासु चतुरः सौरिको देयः। अच्छा, वैसे तो आप पब्लिक में ड्रिंकिंग कर नहीं सकते, परंतु उत्सव के जो 4 दिन है, मे बी देयर वाज सम उत्सव व्हिच वाज वेरी बिग एट दैट टाइम, तो वो उत्सव के जो वसंत उत्सव आई गेस मस्ट बी अराउंड दैट ओनली, वो जो 4 दिन उत्सव के है तब आपको दारू पीने की छूट है, इवन इन पब्लिक, बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन के टाइम पे आपको दारू पीने की छूट है, एंड वो छूट सबको है, इट इज नॉट जस्ट मेन, ठीक है, वो सबको छूट है। परंतु अगर उसमें भी आपने ना माना या कुछ ऐसा बिहेव किया जो नहीं करना चाहिए, या उन 4 दिनों के बाहर भी आप पब्लिक में पी रहे हो, तो फिर ऑफ कोर्स आपको पकड़ा जाएगा, आपको फाइन भी भरनी पड़ेगी एज इज एक्सपेक्टेड। फिर हाँ, बेसिकली ठीक है, तो बेसिकली अगर आप किण्व का व्यापार भी करते हो आउटसाइड ऑफ व्हाट इज अलाउड, तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, विच इज फाइन। तो और क्या, हाँ दैट्स इट। तो इससे सुराध्यक्ष का चैप्टर खत्म होता है। तो वेयर वी सॉ कि अच्छा अलग अलग प्रकार की सुराएं कौन सी है, सोशल नॉर्म्स अराउंड दैट क्या है, पॉलिसीज अराउंड दैट क्या है, किस प्रकार से मदिरालय होने चाहिए, और इसके बियॉन्ड आप सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी कैसे इसमें ध्यान रखो। सो दिस वाज अराउंड सुरपान, नो जजमेंट्स, नथिंग, इट वाज अलाउड बट रेगुलेटेड। आई थिंक यहाँ पे आई कैन स्टॉप। अगला चैप्टर अगली बार लेंगे, तो अगला चैप्टर अगली बार में 2 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, एक स्लॉटर हाउस पर सुनाध्यक्ष जिसको कहा गया, और दूसरा है गणिकाध्यक्ष, पॉलिसीज है। So that way, Amiji, that means even sex trade was regulated. Sex and trade, it was prostitution. I mean, yes. disco, sex trade or flesh trade, whatever they call it. Like it was recognized. It was recognized as a business, and it was regulated. Yes. So those people had certain amount of protection from the government. वो अगले सेक्शन में हम देखेंगे, अगले शनिवार देखेंगे। नहीं, मतलब that is way ahead of what we do today. मैं वही कह रही हूँ ना, वो अगले सेक्शन में हम डिटेल में देखेंगे, वो अगली क्लास में ही हम करेंगे, तो we'll discuss it then. Anything on what we discussed today? बहुत कुछ ऐसा लगा जैसे अगर आज हम लोग चाणक्य को फॉलो कर रहे होते तो things would have been different. आज भी ड्रिंकिंग वगैरह तो लीगल है ही, वैसे देखा जाए तो ऐसा तो नहीं, ड्रिंकिंग वगैरह नहीं, in general a whole lot of things would have been different. Absolutely. Administration in general. और कुछ anyone else? आप अगर किसी बात से अग्री नहीं करते तो भी आप कह सकते हो कि अच्छा ये तो सही नहीं था, ये ऐसे क्यों करा, आज से कुछ है, तो भी आप शेयर कर सकते हो। बिकॉज इसको हमको, अर्थशास्त्र को हमको इस प्रकार नहीं देखना है कि अच्छा तब जो था सब कुछ एकदम परफेक्ट, उस जमाने के रहा होगा, आज के जमाने के लिए है कि नहीं, वी डोंट नो। व्हाट वी आर ट्राइंग टू हैव इज अ मोर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि तब क्या था, ठीक है, इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे, विदाउट जजिंग और नॉट जजिंग। जो है जैसा है वो समझना है, क्या उसमें से आज एप्लीकेबल है, क्या उसमें से आज नहीं एप्लीकेबल है, दैट इज समथिंग वी कैन ऑलवेज डिस्कस। सो ये भी एकदम खुले दिमाग से देखिए और वेरी ऑब्जेक्टिवली सोचिए इसके बारे में। ओके, ठीक है, इफ नो क्वेश्चंस देन आई एम वेरी हैप्पी टू क्लोज। अगले शनिवार मिलते हैं।